जी बच्चों, अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री में हमने एनालिसिस की 3 टेक्निक्स को डिस्कस किया है, जिसमें पहली जो टेक्निक्स थी वो रिफ्रैक्टोमेट्री थी, सेकंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री थी और जो थर्ड थी वो पोलैरिमेट्री थी। इन तीनों टेक्निक्स के हवाले से आपने देखा कि हमने ये लर्न करने की कोशिश की थी कि इन तीनों टेक्निक्स को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किस तरह यूज किया जा सकता है और सैंपल के हवाले से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इन टेक्निक्स की मदद से हासिल की जा सकती हैं। आज हम एक और टेक्निक सीखेंगे जिसका जो स्लाइटली प्रीवियसली डिस्कस्ड जो टेक्निक्स हैं उनसे स्लाइटली डिफरेंट है और इसमें इस टेक्निक को क्रायोस्कोपी कहा जाता है और ये टेक्निक किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास की एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए यूज की जाती है। और इस टेक्निक्स में यूं किया जाता है कि जिस सब्सटेंस का मोलर मास आप निकालना चाहते हैं उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है और फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट की जाती है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर किया जाता है और इन इंफॉर्मेशन को फिर मोलर मास की कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है। तो लिहाजा इस टेक्निक के लिए हवाले से ये जानना जरूरी है कि पहले आपको ये पता हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इनसे मुराद ऐसी टेक्निक्स हैं जो सल्यूट की नेचर पर डिपेंड करने की बजाय सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करती हैं। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के ज़्यादा होंगे उतनी ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी एक्सटेंट ज़्यादा होगी। इस बात को यूं डिस्क्राइब किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक सॉल्वेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप वाटर ले लेते हैं, उसके अंदर आप सल्यूट ए का यानी सॉल्वेंट को आप फिक्स रखें, सपोज आपने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया है, उसके अंदर आप 1 मोल सल्यूट ए का डाल दें और एक दूसरे बीकर के अंदर आप 1 किलोग्राम वाटर लें और जो 1 मोल ऑफ द सल्यूट है, सल्यूट बी, वो उसके अंदर डाल देते हैं। तो दोनों केसेस में जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी एक्सटेंट दोनों केसेस में सेम होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों एक्सटेंट सेम होगी? क्योंकि आपने 1 मोल सल्यूट बीकर ए और बीकर बी दोनों में 1 मोल सल्यूट डाला है। सल्यूट एक दूसरे से डिफरेंट है, सॉल्वेंट सेम है, लेकिन जो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी, यानी वो चेंज उनके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन की शक्ल में हो सकती है, वो चेंज उनके बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन की शक्ल में हो सकती है, वो चेंज उनके वेपर प्रेशर की लोअरिंग की शक्ल में हो सकती है। ये चेंज दोनों केसेस में सेम होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं और इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक जो प्रॉपर्टी है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और क्रायोस्कोपी के अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की मेजरमेंट को मोलर मास की डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो वो कैसे यूज करते हैं इस बात को मैं एलैबोरेट करना चाहता हूं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से बच्चों ये मुराद है कि अगर आप 1 किलोग्राम सपोज सॉल्वेंट लेते हैं, उसका आप फ्रीजिंग पॉइंट मेजर कर लें, फिर उसके अंदर कुछ क्वांटिटी सल्यूट की डाल दें, तो वो सॉल्वेंट नहीं रहेगा बल्कि बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन का आप फ्रीजिंग पॉइंट मेजर कर लें। तो सपोज सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपने मेजर किया, आपने नोट कर लिया, फिर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपने मेजर किया, वो आपने नोट कर लिया। क्योंकि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लें, तो ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा टी एफ कहलाएगा
और ये कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? मैंने आपको बताया कि जितनी आप सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा डालेंगे, तो उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यानी ये सॉल्यूशन की मोलेलिटी पर डिपेंड करेगा। मोलेलिटी से क्या मुराद है? मोलेलिटी से मुराद सल्यूट के नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। यानी सॉल्वेंट का जो मैस है वो किलोग्रामों में लिया जाता है, और जो सल्यूट के क्वांटिटी है वो मोल्स में ली जाती है। तो मोलेलिटी के जो यूनिट हैं वो मोल पर किलोग्राम होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जितनी मोलेलिटी ज्यादा होगी, यानी सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट ज्यादा होंगे, उतना जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है यानी डेल्टा टी एफ, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन सिग्निफिकेंट होगा। इस को मैथमेटिकली यूं लिखा जा सकता है कि जो डेल्टा टी एफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, is directly proportional to the molality of solution। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो इधर एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट कहलाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन यहीं से निकाली जा सकती है कि अगर आप मोलेलिटी m को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और के एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ ओवर m। अब मैं के एफ को डिफाइन करने लगा हूं। अगर मैं इस m की जो वैल्यू है वो यूनिटी कर दूं, तो फिर ये जो के एफ है ये डेल्टा टी एफ के इक्वल हो जाएगा। इट मींस कि के एफ से मुराद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। कि वन मोलल सॉल्यूशन के केस में फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आएगा वो उस सॉल्वेंट का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। याद रहे कि ये जो के एफ है इसका ताल्लुक सल्यूट के साथ नहीं है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, और सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट के एफ की वैल्यू वेरी करती है। वो सॉल्वेंट जिसके लिए के एफ की वैल्यू ज्यादा होती है, उस केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिग्निफिकेंट होता है। और ये देखा गया है कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसके के एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हम साइक्लोहेक्सेन को आमतौर पर सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं जब हम क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट करते हैं या कर रहे होते हैं। सल्यूट हम कोई भी ले सकते हैं जिसका मोलर मास निकालना है, जबकि सॉल्वेंट हम ऐसा चूज करते हैं जिसके लिए के एफ की वैल्यू ज्यादा होती है। तो के एफ के की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, के एफ के यूनिट भी यहीं से निकाले जा सकते हैं। अगर आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो ये डेल्टा टी एफ ओवर एम है। तो आप डेल्टा टी एफ यानी ये टेम्परेचर है, इसको केल्विन में मेजर किया जाता है, जबकि मोलेलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ये मोल ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसके यूनिट होंगे मोल पर केजी। इसको रीअरेंज करेंगे तो के एफ के यूनिट होते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल। और साइक्लोहेक्सेन के लिए मैंने बताया कि ये जो के एफ की वैल्यू है वो 20 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। तो इस मैथमेटिकल रिलेशन को हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह मोलर मास की डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जा सकता है, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको एम यानी मोलेलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आप मोलेलिटी की डेफिनेशन जानते हैं तो आप इस वो डेफिनेशन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मोलेलिटी की डेफिनेशन आपको बताई कि मोल्स ऑफ सल्यूट पर mass of solvent in kilogram, mass of solvent in kilogram डिनोमिनेटर में होगी, और मोल्स ऑफ सल्यूट इसके ऊपर आएंगे। अब मोल नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन भी आप जानते हैं कि ये मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस से निकाला जा सकता है। तो मोल को मैंने मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस कर दिया है, और ये 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मैंने एज सच रहने दी है। अच्छा, अब होता यह है कि हम जो सल्यूट है
जो सॉल्वेंट है वो फार्मूले के अंदर तो किलोग्राम में है, लेकिन हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो सॉल्वेंट किलोग्राम में नहीं लेते, हम उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं और वो ग्रामों में लेते हैं। तो अगर आपने उन ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप उस क्वांटिटी को 1000 पर डिवाइड कर देंगे, यानी ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इधर डिनोमिनेटर में आप 1000 लिखेंगे। और जो मैस ऑफ सल्यूट इन ग्राम है, सल्यूट को मैंने 2 सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट किया और मैंने सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट किया है। ये जो W2 है ये मैस ऑफ सल्यूट है इन ग्राम्स, मैस ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स है। ये M2 जो है ये सल्यूट का मोलर मैस है जो हम निकालना चाहते हैं, और ये जो W1 है ये मैस ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम्स, इसलिए इसको 1000 पर डिवाइड किया गया है ताकि ये फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया जा सके। तो इसको आप फर्दर रीअरेंज करें तो ये डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इनटू W2 ओवर M2 इनटू 1000 ओवर W1। W1 क्या चीज है, ये मैस ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम्स, और ये W2 मैस ऑफ सल्यूट है इन ग्राम्स, के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और ये डेल्टा टी एफ ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आप देखो कि हमने चूंकि M2 निकालना है, मोलर मैस एब्सोल्यूट हम निकालना चाहते हैं, इसको आप इस साइड पर ले जाएं, और ये जो डेल्टा टी एफ है इसको आप इस साइड पर ले आए। अब आपने अगर M2 निकालना है तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपको KF की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि इस सॉल्वेंट के लिए जो हम आपको सॉल्वेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम आपको बता देते हैं कि ये फलां सॉल्वेंट है और इसके लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आमतौर पर साइक्लोहेक्सेन यूज करते हैं तो उसके लिए KF की वैल्यू 20 होगी, इधर 20 लिखा जाएगा। अब ये W2 क्या है, हम यूं करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर मैस ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, उसके अंदर हम सल्यूट की कोई क्वांटिटी डिजॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। हम सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट भी मेजर करते हैं और हम सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी मेजर करते हैं। तो वो कितनी क्वांटिटी हमने डिजॉल्व की है सल्यूट की वो भी हम जानते होते हैं, वो आपकी W2 होगी। आपने सॉल्वेंट के कितने ग्राम लिए थे वो W1 होगा, और जो डेल्टा टी एफ है ये आप उससे निकालेंगे कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नोट करेंगे, और जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपने नोट किया था दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो वो वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो आप M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम आते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ कि हमने ये डेल्टा टी एफ कैसे निकालना है और ये W1 W2 क्या होगा। तो बच्चों इसको समझने के लिए आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये एक ट्यूब है पर्टिकुलर शेप की, लाइक दिस, ये इस पर्पस के लिए यूज होती है। हम सबसे पहले यूं करते हैं कि हम वो सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है उसका वेट निकाल लेते हैं। उसके वेट निकालने का क्या तरीका होगा, फॉर एग्जांपल आप एक तरीका यूं कर सकते हैं कि आप एक बीकर लें, उसका वेट करें और उसका वेट आप जीरो कर दें बैलेंस की मदद से। जब आप उसको जीरो कर देंगे तो उसके अंदर आप सॉल्वेंट यानी लिक्विड डाल दें और उसका वेट मेजर कर लें। आपने फॉर एग्जांपल 20 ml आपने डाला है उस बीकर के अंदर, तो उसका जो भी वेट आएगा बैलेंस पर वो आप नोट कर लेंगे, वो आपका W1 होगा, यानी मैस ऑफ सॉल्वेंट होगा। मैं सपोज करता हूं कि वो वेट 20 ग्राम आया है और आपने नोट कर लिया है। अब वो जो 20 ग्राम लिक्विड आपने लिया है उसको आप इस ट्यूब के अंदर डालते हैं, इसके अंदर एक थर्मामीटर डालते हैं और इसके अंदर एक स्टीरर डालते हैं,
और इसको एक बड़े बीकर के अंदर आप ऐसे रख देते हैं जिसमें आइस कोल्ड वाटर पड़ा होता है, और उसका मकसद ये होता है कि हम इस सॉल्वेंट को फ्रीज करना चाहते हैं। आपने थर्मामीटर इसके अंदर लगाया हुआ है, आप नोट करते जाएं कि जब ये फ्रीज होना स्टार्ट हो, वो टेम्परेचर आप नोट कर लें, वो आपका T1 होगा, और वो जो भी आएगा उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें। मैं सपोज करता हूं कि वो वाली वैल्यू ये आई है जो भी आपने नोट की है, वो T1 की वैल्यू आपके पास आ गई। फिर आप यूं करेंगे कि इस ट्यूब को आइस कोल्ड वाटर से निकालेंगे, इसके अंदर जो सल्यूट है, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूं कि वो सल्यूट नेफ्थलीन है, उसके जस्ट 0.2 ग्राम आप इस सॉल्वेंट के अंदर, इस ट्यूब के अंदर ऑलरेडी सॉल्वेंट मौजूद है, उसमें आप डाल देंगे, उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो वो अब सोल्यूशन बन जाएगा। और उस सोल्यूशन वाली ट्यूब को दोबारा आप आइस कोल्ड वाटर के अंदर रख लेंगे, और अब सोल्यूशन जो फ्रीज होगा वो किसी और टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज होगा। वो टेम्परेचर T2 है, वो ज़ाहिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो 276 पे जाके फ्रीज होता है, तो वो टेम्परेचर भी आप नोट कर लेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास डेल्टा TF की वैल्यू होगी। अब W1 क्या था, वो जो आपने सॉल्वेंट का वेट किया था बैलेंस पर, यानी बीकर रख के जीरो कर दिया था और फिर उसके अंदर कुछ सॉल्वेंट डाला, उसका जो भी वेट आ रहा था, फॉर एग्जांपल 20 ग्राम आया है, तो वो आप यहाँ पुट करेंगे। सल्यूट आपने कितना ऐड किया है, फॉर एग्जांपल मैंने तो इधर 0.2 ग्राम ऐड किया था, ये W2 है, ये आप इधर पुट कर देंगे। बाकी सारी वैल्यूज आप जानते हैं कि एफ की वैल्यू 20 है, तो ये वैल्यूज आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो ये जो M2 है ये आपके पास आएगा, जो कि ग्राम पर मोल की शक्ल में होगा, यानी ग्राम पर मोल इसके यूनिट होंगे, और ये उस सल्यूट का मोलर मैस होगा जो आपने सोल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व किया है। तो इस तरह क्रायोस्कोपी की मदद से आप डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मेजरमेंट यूज करते हुए आप किसी भी सल्यूट का मोलर मैस निकाल सकते हैं। ये जो बहुत सारे सल्यूट के मोलर मैस की वैल्यूज आपको बताई गई होती हैं, वो इसी मेथड, इसी तरह के मेथड से निकाली जाती हैं।